नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। तो चलिए आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। हमारे विज्ञान में बायोलॉजी वाला जो पार्ट है, इस बायोलॉजी वाले पार्ट के अंदर एक बिंदु है, एक यूनिट है जिसका नाम है तंत्रिका एवं समन्वय। तो तंत्रिका एवं समन्वय में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, इसके विषय में बात करेंगे। मैं आपको बिल्कुल नप्पी तुली सटीक जो चीजें हैं वो आप लोगों को मैं जो है प्रस्तुत करने वाला हूँ। एग्जाम में यहाँ से आपको आसानी से क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि वैसे ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि इसके नाम थोड़े से अटपटे होते हैं। तो विद्यार्थी विज्ञान विषय के होते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अदर जो सब्जेक्ट बैकग्राउंड होता है उन विद्यार्थियों के लिए थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल सिंपल करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए, तो अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं अपने पॉइंट पर, और अपना पॉइंट जो है वो है तंत्रिका एवं समन्वय। बिल्कुल चित्रात्मक आप लोगों को यहाँ पर मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो का नाम है तंत्रिका एवं समन्वय। ठीक है, नर्व एंड कोऑर्डिनेशन, तंत्रिका एवं समन्वय की बात करते हैं। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या चीज देखनी है, पहले तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आपको इसमें जो चीजें पढ़नी है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी है, गिनी चुनी पॉइंट्स अपने को यहाँ पर पढ़ने हैं। एक तो हमें यहाँ पर तंत्रिका के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? तंत्रिका के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तंत्रिका के बाद इसमें हम तंत्रिका की एक सबसे छोटी इकाई है जिसे कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, न्यूरॉन के बाद हम जो पढ़ेंगे वो प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में, क्रिया प्रतिक्रिया का नाम आपने सुना है, वो से हम कहेंगे यहाँ पर प्रतिवर्ती क्रिया। ये रिवर्स रिएक्शन अपन पढ़ेंगे। इसके बाद हम जो इसमें पढ़ेंगे वो हम बात करेंगे मस्तिष्क पर बात करेंगे। मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। मस्तिष्क में हम मस्तिष्क की संरचना, मस्तिष्क के कितने भाग हैं, और मस्तिष्क के भागों के अलग अलग क्या कार्य हैं, अलग अलग भाग के, इस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम यहाँ पर देखने वाले हैं ग्रंथि एवं हार्मोन। ग्रंथियां एवं उनके हार्मोन, एवं हार्मोन, कौन कौन सी ग्रंथियों के द्वारा कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। ये जो 5 पॉइंट्स हैं, ये 5 पॉइंट बिल्कुल हम चित्रात्मक तरीके से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आपको आराम से, अगर आपका बैकग्राउंड साइंस नहीं है तो भी आपको बखूबी बहुत बढ़िया से जो है ये पोर्शन आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में यही कर लो कि हमें ये नपी तुली चीजें जो है ये यहाँ पर पढ़नी है। अब हम इसमें सबसे पहले जो चर्चा करते हैं वो हम पहले तंत्रिका के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, किस तरह से आप लोगों के एग्जाम में तंत्रिका से यहाँ से सकता है। ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है आपको, नपी तुली चीजें एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़नी है। तंत्रिका, अब सबसे पहले तो हम यही कहेंगे ये तंत्रिका क्या है। तो तंत्रिका कोशिका है। पहली बात तो है कि तंत्रिका क्या है, यह है कोशिका है। तंत्रिका क्या है? कोशिका है। और तंत्रिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो अगली बिंदु हो जाती है, यह है मानव शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। यह मानव शरीर क्या है साथियों? सबसे बड़ी कोशिका होती, सबसे बड़ी कोशिका होती है। यानी एडी से लेकर चोटी तक ये फैली होती है, ये समझ लो है। एडी से लेकर चोटी तक फैली होती है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे कि मानव शरीर क्या है साथियों? ये मानव शरीर सबसे बड़ी क्या है? कोशिका है। यहाँ पर आप लोगों को दो बातें और ध्यान में रखनी है। वो बातें कौन सी है, मैं नोट लगाकर यहाँ पर लिखता हूँ। आपको एक तो प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे बड़ी कोशिका, क्या पूछ सकता है? सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है, आपको यहां पर यह चीज नहीं दी गई है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी, मानव की या किसी अन्य जंतु की या पौधों की। केवल उसने कहा सबसे बड़ी कोशिका। इसका मतलब है जितने भी सजीव हैं उन सजीवों के अंदर सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे बड़ी जंतु कोशिका की अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर आपको नाम लेना है किसका? शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका? शुतुरमुर्ग
मुर्ग, शुतुरमुर्ग का अंडा। और इस शुतुरमुर्ग को ही कहते हैं ऑस्ट्रिच। क्या कहते हैं? तो कहते हैं साथियों इंग्लिश में ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच का एग कह दो, क्या कह दो, शुतुरमुर्ग का अंडा। ये क्या है? तो ये ऑस्ट्रिच का एग या शुतुरमुर्ग का अंडा जो है, ये सबसे बड़ी, यानी पृथ्वी की सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी ये सेल है, कोशिका है। यहीं से आपको प्रश्न पूछे सबसे छोटी कोशिका। भाई नोट में दूसरी बिंदु आपसे क्या पूछ सकता है? वो आपसे पूछ सकता है सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका की अगर हम चर्चा करते हैं, तो सबसे छोटी कोशिका, देखो यहां पर उसने डिफाइन नहीं किया है आपको कि वो सबसे छोटी कोशिका किसकी पूछ रहा है, जंतु की, पादप की, किसकी। यानी कि वो सीधा सा कह रहा है कि जंतुओं में सबसे छोटी कोशिका किसकी है, ये इसका मतलब हो जाता है। तो सबसे छोटी जो कोशिका है ये होती है किसकी? ये होती है माइकोप्लाज्मा की। इस कोशिका का नाम है पीपीएलओ। कोशिका का नाम क्या है? तो कोशिका का नाम है पीपीएलओ नाम है। ये पीपीएलओ जो है ये किसकी कोशिका है? तो हम कहेंगे ये है माइकोप्लाज्मा की। किसकी? माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा की सेल है। किसकी सेल है ये माइकोप्लाज्मा की सेल है। माइकोप्लाज्मा की सेल का मतलब हो गया कि जो सूक्ष्म जीव है एक, उस सूक्ष्म जीव का नाम है माइकोप्लाज्मा। और उस सूक्ष्म जीव माइकोप्लाज्मा की एक जो सेल है, एक जो कोशिका है, उसे कहते हैं पीपीएलओ। इस पीपीएलओ का कई बार आपको पूरा नाम पूछ सकता है। अगर आपको इसका पूरा नाम पूछता है तो आप बता सकते हैं। पीपीएलओ का पूरा नाम है प्लूरोनिमोनिया। अगर आपको दिखेगा नहीं शायद, ठीक है, प्लूरोनिमोनिया, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। पूरा नाम क्या हो गया? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो है ये इसका पूरा नाम हो जाता है। किसका पूरा नाम है? पीपीएलओ का। पी से प्लूरो, इसमें निमोनिया में पी है पहले, साइलेंट है पी, तो पी से फिर निमोनिया हो जाएगा, ठीक है। एल से लाइक, ओ से ऑर्गेनिज्म, तो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये पीपीएलओ कोशिका माइकोप्लाज्मा नामक सूक्ष्म जीव की होती है। और माइकोप्लाज्मा ये जो सेल है यही दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है। लेकिन यहीं से आपको प्रश्न पूछ ले छोटे बड़े का, लेकिन प्रश्न इस तरह से आपको पूछ ले, नोट लगा के लिखता हूं, वो आपसे कहे कि मानव की सबसे बड़ी, मानव की सबसे बड़ी, देखो मनुष्य शब्द दे दिया उसने स्पेशल, सबसे बड़ी सेल, मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका। तो मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी? तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका हो जाएगी? तंत्रिका कोशिका हो जाएगी। यहीं से आपसे कहे कि मानव शरीर की सबसे छोटी, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी अगर वो कोशिका पूछता है, सबसे छोटी सेल पूछता है, कोशिका पूछता है, तो यहाँ पर नर की अगर अपन बात करेंगे तो उसमें हो जाएंगे शुक्राणु। नर में कौन हो जाएंगे? शुक्राणु हो जाएंगे। और यदि यहाँ पर हम मादा की बात करेंगे कि मादा मानव है, तो उसमें कौन हो जाएगा? अंडाणु हो जाएगा। कौन हो जाएगा साथियों? अंडाणु हो जाएगा। दोनों बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी यहाँ पर। क्लियर है? यस। तो तंत्रिका के बारे में हमने कहा कि तंत्रिका क्या है? कोशिका है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो शुतुरमुर्ग का अंडा, ओस्ट्रिच का एक। सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा की कोशिका होती है। पीपीएलओ का पूरा नाम है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। लेकिन स्पेशली यहाँ पर छोटी बड़ी किसकी पूछ ले? मानव की पूछ ले कि मानव के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका, और मानव के शरीर की सबसे छोटी कोशिका तो हम कहेंगे नर के अंदर शुक्राणु और मादा के अंदर अंडाणु। ठीक है, चलिए। तो ये हमने बात कर ली किसकी? तंत्रिका की। अब तंत्रिका के अगर हम यहाँ पर कार्य देखें, यदि हम तंत्रिका के कार्य देखें साथियों, तो देखो तंत्रिका का कार्य है उद्दीपन ग्रहण करना। तंत्रिका के कार्य, और तंत्रिका के कार्यों पर हम चर्चा करें तो इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य उद्दीपन ग्रहण करना है। उद्दीपन ग्रहण करना, उद्दीपन ग्रहण करना, तंत्रिका का कार्य क्या है? तो तंत्रिका का कार्य है उद्दीपन ग्रहण करना। ओके। अब उद्दीपन जो होते हैं, इन उद्दीपनों को ही हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम कह सकते हैं आवेग। उद्दीपनों को ही हम आवेग कहते हैं। इन्हीं को अपन कह सकते हैं संवेग। क्या कह सकते हैं? संवेग। इन्हीं को हम कहते हैं इम्पल्स। क्या कहते हैं? इम्पल्स। इन्हीं को हम कहते हैं संवेदनाएं। संवेदनाएं, ठीक है, एक ही बात है।
चाहे आप आवेग कह दो, संवेग कह दो, इंपल्स कह दो, संवेदनाएं कह दो, ठीक है, ये सारे के सारे शब्द उद्दीपन के लिए है। ये जो उद्दीपन होते हैं, इन उद्दीपनों के यदि हम मुख्य रूप से प्रकार देखें तो उद्दीपनों के मुख्य रूप से 3 प्रकार हो सकते हैं। या तो उद्दीपन हो सकते हैं दृश्य उद्दीपन, कैसे उद्दीपन, दृश्य उद्दीपन, या हो सकते हैं श्रव्य सुनने वाले, या हो सकते हैं स्पर्श के उद्दीपन, किसके, स्पर्श यानी टच के इम्पल्स। ओके, तो दृश्य, श्रव्य और स्पर्श ये क्या हो गए, ये 3 प्रकार के मुख्य रूप से इम्पल्स हो गए, उद्दीपन हो गए। इन उद्दीपनों को कौन ग्रहण करेगा, हमारी तंत्रिका ग्रहण करेगी। तंत्रिका इन उद्दीपनों को किन के माध्यम से ग्रहण करेगी, तो इन उद्दीपनों को जो है वो ग्रहण करेगी किनके माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। किनसे, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, ठीक है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इन्हें ग्रहण करेगी, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। और जो ज्ञानेंद्रियां हैं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करेंगी, ठीक है। और जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये ज्ञानेंद्रियां कितनी हैं, तो ज्ञानेंद्रियां हैं आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, त्वचा। ये पांचों अंग जो हैं, ठीक है, ये जो पांचों अंग है, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी ये हमें उद्दीपनों का अनुभव करवाती हैं। आंखें हमें दृश्य उद्दीपनों का, कान हमें श्रव्य उद्दीपनों का, नाक हमें स्मेलिंग के लिए, जीभ हमें स्वाद के लिए, त्वचा हमें स्पर्श उद्दीपन के लिए ज्ञान करवाती है। क्लियर। तो ये बात हमें पता चल गई कि तंत्रिका का हमारे शरीर में क्या महत्व है। तो तंत्रिका का हमारे शरीर में महत्व है कि वो हमें उद्दीपनों का ज्ञान करवाती है, ठीक है। ये जो तंत्रिका होती है साथियों, इस तंत्रिका की सबसे छोटी इकाई, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, अब मैं तंत्रिका नाम बोलकर यूं कह दूं, तो तंत्रिका तंत्र है अपना, तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र, तो हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, इस तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई, यानी अगर कोई सिस्टम है, इसका मतलब वो सिस्टम छोटे छोटे चीजों से मिलकर बना होगा। जैसे एक कोशिका, फिर 2 कोशिका, ऐसे बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं, फिर बहुत सारे उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, बहुत सारे अंग मिलकर अंगतंत्र बनाते हैं, और सभी अंगतंत्र जैसे उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, कंकाल तंत्र, अध्यावनी तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये सारे के सारे मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। तो हम कहें कि हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रिया करने वाली क्रियात्मक इकाई कौन है, तो हम कहते हैं कोशिका। तो ठीक ऐसे ही ये जो तंत्रिका तंत्र बना है, ऑर्गन सिस्टम बना है, ये अंगों से बना है, उन अंगों में उत्तक है, और वो उत्तक किन्हीं कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। इसका मतलब इस तंत्रिका तंत्र की भी कोई ना कोई क्या होगी, सबसे छोटी इकाई होगी। इस तंत्रिका तंत्र की भी कोई क्या होगी, सबसे छोटी क्या होगी साथियों, इकाई होगी। तो यही हमें देखना है कि तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन है। तो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई का नाम है न्यूरॉन। क्या नाम है, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है, न्यूरॉन है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा कहेगा कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है, तो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई का नाम न्यूरॉन है। अब हम बात करते हैं कि साहब ये न्यूरॉन कैसा दिखता है, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या इसके अंदर होते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो हम आ जाते हैं यहां पर इस डायग्राम के सामने। साथियों यहां पर देखिए, ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है न्यूरॉन का। किसका है, ये न्यूरॉन का डायग्राम है। किसका डायग्राम है, ये न्यूरॉन का डायग्राम है। न्यूरॉन जो होती है, तो न्यूरॉन है कौन, भी मैंने बताया कि न्यूरॉन है कौन, तो न्यूरॉन है तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई। तो ये पूरा जो डायग्राम है, ये एक न्यूरॉन का है। किसका है, ये एक न्यूरॉन का है। इसमें देखिए कुछ इस तरह से 3 भाग होते हैं। एक तो इसका ये वाला भाग जो आपको थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है, एक इसका ये वाला जो भाग है, यहां से यहां तक जो लंबा भाग दिखाई दे रहा है, और लास्ट में ये कुछ जाल जैसा भाग है, ये दिखाई दे रहा है। यानी कि पूरा न्यूरॉन जो है, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन जो है, वो 3 भागों में बटी हुई है। ये जो आगे वाला भाग है, इस भाग में इस पूरी संरचना को कहते हैं कोशिका काय। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कोशिका काय। ये जो बीच वाला भाग है, ये जो डार्क वाला भाग आपको दिख रहा है, ये डार्क वाला भाग क्या है, कोशिका काय है, सेल बॉडी है। यानी कि इस न्यूरॉन का कोशिका काय वाला भाग है, सेल बॉडी वाला भाग कहते हैं। और इस कोशिका काय वाले भाग में ये जो संरचना है, ये कहलाती है
न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो आगे वाला भाग है इस भाग में कोशिका काय और उसमें केंद्रक होता है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ तंतुनुमा ये जो संरचनाएं निकली होती हैं इन्हें कहते हैं द्रुमिकाएं। क्या कहते हैं? द्रुमिकाएं, जिनको इंग्लिश में हम कहेंगे डेंड्रोन। क्या कहेंगे? डेंड्रोन कहेंगे। ठीक है, थोड़ा दोबारा से लिखेंगे। क्या कहेंगे इसको? हम कहेंगे डेंड्रोन। डेंड्रोन। ठीक है, तो तीन चीजें हो गई। जो शीर्ष वाला भाग है उसमें एक तो कोशिका काय हो गया, केंद्रक हो गया और डेंड्रोन हो गया द्रुमिका। ओके, अब देखिए दूसरा जो भाग है ये लंबा भाग, यहां से लेकर यहां तक वाला जो भाग है इस भाग को कहते हैं तंत्रिकाक्ष। इंग्लिश में कहते हैं इसको एक्सोन। क्या कहते हैं? एक्सोन वाला भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोन वाला भाग कहते हैं। ये जो अंदर से लाइन जा रही है ना, ये लाइन तंत्रिकाक्ष कहलाती है, एक्सोन कहलाती है। क्या कहलाती है? एक्सोन कहलाती है, ध्यान रहे। ठीक है, ये जो एक्सोन है इसके ऊपर देखो जगह जगह पर ये आवरण लगा हुआ है। देखो ये एक इस पर सीट चढ़ी हुई आवरण है, फिर इस वाले भाग पर आवरण नहीं है, फिर देखो यहाँ आवरण है, फिर इस छोटे से भाग पर आवरण नहीं है, फिर यहाँ पर आवरण है। तो ये जो आवरण वाला भाग है, ये जो क्या है, ये जो आवरण वाला भाग है ना, इसे कहते हैं माइलिन शीथ। क्या कहते हैं? माइलिन शीथ कहते हैं। शीथ का मतलब यहां पर हो जाता है कवर, सीट, इस पर आवरण से माइलिन का आवरण होता है, इसलिए इसको माइलिन शीथ कहेंगे। क्या कहेंगे? माइलिन शीथ कहेंगे। तो पहला भाग हो गया कोशिका काय वाला भाग, दूसरा भाग हो गया एक्सोन, तीसरा भाग जो है ये कहलाता है तंत्रिका का अंतिम सिरा। इसे कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? यहां हम कहते हैं इनको सिनेप्टिक बटन्स। क्या कहते हैं? सिनेप्टिक बटन। ये तंत्रिका का अंतिम भाग है और ये सॉरी न्यूरॉन का अंतिम भाग है। न्यूरॉन के अंतिम भाग पर ये जो बटन जैसी संरचनाएं आपको दिख रही हैं लास्ट में, ये बटन जैसी संरचनाएं कहलाती हैं सिनेप्टिक बटन। क्या कहते हैं इन बटनों को? इन्हें कहते हैं सिनेप्टिक बटन। सिनेप्टिक बटन कहते हैं। अब ये सिनेप्टिक बटन क्या काम करते हैं तो देखो मैं आपको समझाता हूं। पहले मैंने आपको न्यूरॉन के बारे में समझा दिया कि न्यूरॉन के तीन भाग हैं। अब ठीक ऐसा ही एक न्यूरॉन, डिटो फोटोकॉपी ऐसा एक न्यूरॉन अपन उठाएं और उसके इस वाले भाग को यहां पर जोड़ दें। कुल मिलाकर इस तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे ये एक न्यूरॉन है, छोटा डायग्राम बना दिया यहाँ पे, ये एक न्यूरॉन है। ठीक है, और ठीक इसके पीछे यहां से पुनः एक ऐसा ही न्यूरॉन जुड़ा हुआ हो, समझ रहे? फिर इसके पीछे यहां से पुनः एक न्यूरॉन जुड़ा हुआ हो। क्यों? तो इस तरह से ये जो हमारी तंत्रिका है वो एक एक न्यूरॉन के आगे से आगे जुड़ने से लंबी कोशिका बन जाती है। ठीक है, यानी कि यहां देखिए ये जो सिनेप्टिक बटन है वो आपको इसका काम पूछ लेगा कि भाई सिनेप्टिक बटन पर क्या होता है। तो सिनेप्टिक बटन पर पीछे कौन जुड़ा हुआ है? सिनेप्टिक बटन पर पीछे ऐसे ही न्यूरॉन का ये वाला भाग, कौन सा? कोशिका काय। और कोशिका काय के कौन से भाग? डेंड्रोन। कौन? डेंड्रोन, ये द्रुमिका। ये डेंड्रोन यहाँ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भैया यहाँ पर जो सूचनाएं आ रही हैं, यहाँ पर जो सूचनाएं आ रही हैं, इसके पीछे जो न्यूरॉन है उसके कोशिका काय वाले भाग में जो सूचनाएं, वो सूचनाएं वहां से इस न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन में कहां पर शिफ्ट होती हैं? सिनेप्टिक बटन पर शिफ्ट होती हैं। फिर सिनेप्टिक बटन से ये जो सूचनाएं हैं, उद्दीपन है, वो यहां पर आएंगे इस भाग में। फिर इससे आगे कोई दूसरा न्यूरॉन जुड़ा होगा तो यहां से फिर उसके सिनेप्टिक बटन में जाएंगे, फिर उससे आगे उसके सिनेप्टिक बटन में जाएंगे। ठीक है, यानी सिनेप्टिक बटन पर क्या होता है? यहां पर उद्दीपनों का स्थानांतरण होता है। उद्दीपनों का क्या होता है? स्थानांतरण। तो ध्यान रखना यहां क्या होते हैं? दीपन स्थानांतरण। सीधा प्रश्न पूछ सकता है सिनेप्टिक बटन, यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर जो उद्दीपन स्थानांतरित होते हैं वो किस भाग पर स्थानांतरित होते हैं? तो हम स्पष्ट रूप से हम कह देंगे भाई किस पर होते हैं? तो वो होते हैं किस पर? तो वो होते हैं सिनेप्टिक बटन पर। ठीक है, ओके, ये हो गया। तो आपको यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, आपसे पूछ सकता है एक्सोन वाले भाग पर जो सीट होती है वो क्या कहलाती है? माइलिन शीथ कहलाती है। आपसे पूछेगा कि उद्दीपन स्थानांतरण न्यूरॉन में कहाँ होता है? तो अंतिम भाग जिसे कहते हैं सिनेप्टिक बटन पर होता है। ठीक है, और इसके अलावा शीर्ष भाग जो है इसको कहते हैं कोशिका काय। क्या कहते हैं? कोशिका काय। ये देखो, ये आपको सिनेप्टिक बटन को जो है वो बारीकी से समझाया गया है यहाँ पर, ये डायग्राम में इतना आपको डूबना नहीं है। देखो ये एक जो सिनेप्टिक बटन था, ये सिनेप्टिक बटन है। जैसे ये एक सिनेप्टिक बटन है,
ये सिनेप्टिक बटन आगे वाला जो ये डेंड्रोन है उसके अंदर इस तरह से फिट होता है, सूचनाएं आगे भेजता है। बाकी आपको इतना डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये बात समझ में आ गई। 3 बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तंत्रिका, तंत्र की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन है। न्यूरॉन के 3 भाग हैं। शीर्ष भाग कोशिका काय वाला भाग कहलाता है जिसमें केंद्रक होता है, ठीक है, और डेंड्रोन होते हैं, द्रुमिका होती है। बीच वाला भाग लंबा, एक लंबा जो है वो एक एक्सल जैसा भाग होता है, लंबी छड़ जैसा भाग होता है, जो तंत्रिकाक्ष या एक्सोन कहलाता है। इस पर जगह जगह पर कुछ आवरण पाए जाते हैं जिन्हें माइलिनसित कहते हैं। आखिरी भाग तंत्रिका का अंतिम सिरा कहलाता है, जिस पर जो संरचनाएं होती है गोल, उन्हें सिनेप्टिक बटन कहते हैं। सिनेप्टिक बटन पर क्या होता है, वहां पर उद्दीपनों का स्थानांतरण होता है। तो ये तो आपको तंत्रिका के बारे में याद रखना है। अब इस तंत्रिका तंत्र में आपको मैं एक चीज और बता दूं पहले, आपको सामान्य रूप से कई बार इसके प्रकार पूछ लेता है, ठीक है। तो नर्व सिस्टम जो है अपना एनएस, एनएस बोले तो नर्व सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, ये तंत्रिका तंत्र 2 भागों में बटा होता है, ठीक है। वैसे तो देखा जाए तो सीएनएस 3 भागों में बटा होता है, सीएनएस, सीएनएस और एएनएस और एएनएस, ठीक है। एनएस का मतलब हो गया तंत्रिका तंत्र, ये मोटे तौर पर आपको ध्यान रखना है, केवल तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र बटा होता है कितने भागों में, 3 भागों में। एक है सीएनएस, बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। एक आपका पीएनएस, इसे कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल यानी परिधीय, परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। एक है एएनएस यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस यानी स्वायत्त, में स्वायत्त, ऑटो यानी स्वायत्त, तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो इस तरह से हमारा तंत्रिका तंत्र जो है, ये तंत्रिका तंत्र साथियों 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन सा, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। सीएनएस बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बोले तो सेंट्रल यानी केंद्र, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। पीएनएस बोले तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बोले तो परिधीय तंत्रिका तंत्र। एएनएस बोले तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, बोले तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो मोटे तौर पर आपको पता तो होना चाहिए कि तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर जो है वो हमारा जो मध्य वाला भाग है, हमारा जो नर्वस सिस्टम, यानी जो हमारी खोपड़ी से, कहां से, ये हमारी खोपड़ी, फिर ये हमारी रीढ़ की हड्डी, तो खोपड़ी से लेकर और रीढ़ की हड्डी के अंदर ये जो तंत्रिकाएं होती है ना, ये तंत्रिका हमारा क्या कहलाती हैं, ये हमारी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाती हैं। फिर यहाँ से तंत्रिकाएं हाथों में जा रही हैं, हाथों में जा रही हैं, पैरों में जा रही हैं, साइडों में जा रही हैं, वो कहलाती है परिधीय तंत्रिका तंत्र। और कुछ भाग होता है ऑटोनोमस का, ठीक है। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि सीएनएस, पीएनएस, एएनएस 3 टाइप होते हैं। और सीएनएस जो है इसके अंदर आपको 2 नाम याद रखने हैं, यानी मस्तिष्क से लेकर और मेरुरज्जु में, ये जो हमारा रीढ़ खंभ होता है, इसके अंदर जो तंत्रिका तंत्र होता है वो कहलाता है कौन सा, सीएनएस। तो ये तो हो गया ब्रेन, और ये हो गया अपना वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी बोले तो, ठीक है। तो मैं क्या लिखूं, इसी लिख देता हूं वर्टिब्रल कॉलम। तो ब्रेन और वर्टिब्रल कॉलम में सीएनएस होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो होता है फुट एंड हैंड, ठीक है, के अंदर। बस ये सामान्य सी बात आपको ध्यान रखनी है, कोई इसमें आपको डूबना नहीं है। चलिए अब चलते हैं आगे। अब ये जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, इस तंत्रिका तंत्र में किस तरह से सूचनाएं जाती हैं मस्तिष्क तक, और किस तरह से वहां से वापस आवेदन जो है सूचनाएं वो आती हैं और हम प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे यहाँ पर इसको सिंपल समझिए, ये ग्राही उष्मा दर्द त्वचा में ग्राही है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ भाई साहब कि यहाँ पर ये एक पात्र रखा हुआ है और इस पात्र के अंदर पानी है, क्या है, पानी। और यहाँ पर देखिए पानी क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है तो उष्मा निकल रही है, और हमारा हाथ यहाँ पर टच हो जाता है, क्या हो जाता है, हाथ टच हो जाता है। तो हाथ में हमारी जो तंत्रिका कोशिकाएं, ये वाली, ये तंत्रिका कोशिकाएं, तो ये संवेदनाओं को ग्रहण कर लिए, इसलिए इनको संवेदी तंत्रिका कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, तो ये हमारी संवेदी तंत्रिका कोशिका है। ये संवेदी तंत्रिका कोशिका
यहां से उद्दीपन ले रही है। कौन से उद्दीपन ले रही है? उष्मा के उद्दीपन। कौन से उद्दीपन ले रही है? उष्मा। और उष्मा के कारण क्या होगा? दर्द होगा। और ये ग्रहण कौन कर रहा है उष्मा को? तो त्वचा। तो त्वचा ग्रहण करके और किसको दे रही है? संवेदी तंत्रिका कोशिका को दे रही है। अभी हमने कहा कि त्वचा जो है वो ज्ञानेंद्रियों में से है, ठीक है, वो उद्दीपनों को ग्रहण करेगी। तो त्वचा उद्दीपन ग्रहण करके किसके? उष्मा के उद्दीपन। उष्मा से क्या होगा? गर्म होगा। गर्म से दर्द होगा। तो दर्द के उद्दीपन, गर्म गर्म से होने वाले दर्द के उद्दीपन इस संवेदी तंत्रिका कोशिका ने लिए और ये इन सूचनाओं को सीधे यहां से लेकर गई यहां पर। कहां पर आ गई? ये आ गई भाई साहब हमारे मेरु रज्जु में। कहां पर आ गई? तो ये सूचनाएं जो है, ये जो संवेदी तंत्रिका जो सूचनाएं लेकर आ रही हैं, गर्म की सूचनाएं ये पहुंचती है यहाँ पर। ये कौन है? तो ये पूरा भाग जो है, ये बीच वाला, ये वाला भाग मेरु रज्जु है। कौन है? मेरु रज्जु वाला भाग है। मेरु रज्जु बोले तो हमारे रीढ़ की हड्डी वाला भाग। कौन से वाला भाग है? रीढ़ की हड्डी वाला भाग है। और रीढ़ की हड्डी वाला जो भाग है, यहां से जो है संदेश कहां पर भेजे जाते हैं? तो यहां से देखो, यहां आएगी तो यहां से संदेश सीधे, भाई जैसे हाथ में टच हुआ तो हाथ से संवेदना यूं आएगी और यूं आके यहाँ पर रीढ़ की हड्डी में, और रीढ़ की हड्डी जो है उसमें मेन पोर्शन इसका, तो वहां से यूं होके और ऊपर पहुंचेगी कहां पर? ब्रेन में। कहां पहुंचेगी? यहाँ से ब्रेन में। तो हाथ से यूं गई, यहाँ से यूं, और यहाँ से पहुंची यहाँ पर मेरुरज्जु में, और मेरुरज्जु से गई ब्रेन में। तो मस्तिष्क के लिए संदेश भेज दिया गया कि भाई साहब हमारे हाथ ने कुछ ऐसी ऐसी चीज को टच किया है, बताएं वो क्या है, क्या करना है। तो वहां से क्या होता है? वहां से पुनः सूचनाएं आती हैं। क्या आती हैं? पुनः सूचनाएं आती हैं, जिसे कहते हैं प्रतिसारण तंत्रिका कोशिकाएं। क्या होती हैं? दूसरे प्रकार की। एक तो होती है संवेदग्राही, और एक होती है उन ग्रहण किए गए उद्दीपन के विपरीत क्या संदेश देना है, उसे प्रतिसार क्या करना है, प्रसारण क्या करना है, क्या संदेश भेजना है, तो वो प्रतिसार तंत्रिका कोशिका कहलाती है। ये प्रतिसार तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क से आने वाले संदेशों के आधार पर यहां से सूचनाओं को इस तंत्रिका, कौन सी तंत्रिका? इन्हें कहेंगे प्रेरक तंत्रिका। इन प्रेरक तंत्रिकाओं के माध्यम से यहां पर लेके आएंगी किसके पास? भुजा के पास। भुजा में क्या है? मांसपेशियां। इन भुजा की मांसपेशियों को आकर संदेश देंगी कि भाई साहब मस्तिष्क ने कहा है कि आपको पीछे करना है हाथ को। तो यहाँ की जो मांसपेशियां हैं उनको संदेश मिला, तो ये मांसपेशियां तुरंत जो है वो क्या होती हैं? पीछे की ओर खिसकती हैं, और हमारा हाथ यहाँ गर्म से क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। ये तो हो गई सामान्य बात। अब परीक्षा में यहां से क्या पूछेगा गुरुजी? तो ये पूछेगा कि वे कोशिकाएं, वे तंत्रिका कोशिकाएं जो संदेश लेकर जाती हैं, क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं संवेदी तंत्रिका कोशिका, जो उद्दीपनों को ग्रहण करती हैं। किनको? उद्दीपन ग्रहण करके और मस्तिष्क तक या मेरुरज्जु तक ले जाने वाली तंत्रिका कोशिकाएं क्या कहलाती है? तो वो संवेदी कहलाती हैं। और इनके बदले में जो मस्तिष्क से आने वाली सूचना लेकर आती है वापस उस अंग तक, उन तंत्रिका कोशिकाओं को क्या कहते हैं? उन्हें प्रतिसारण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिसारण, या फिर ये नाम याद रखना, प्रेरक तंत्रिका कोशिका। क्या कहते हैं? ये ज्यादा ठीक रहेगा, प्रेरक तंत्रिका कोशिका। यहां से आपको इस पूरे डायग्राम में से केवल और केवल आपको दो ही बातें याद रखनी है कि उद्दीपनों को ग्रहण करके और मस्तिष्क तक पहुंचाने वाली तंत्रिकाएं जो हैं वो कहलाती हैं संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं, और मस्तिष्क से वापस सूचना लेकर आने वाली जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो कहलाती है प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं। ठीक है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का मामला हो गया जिसमें मेरुरज्जु और मस्तिष्क भी भाग लेते हैं। बाकी आपको दो चीजें याद रखनी है, संदेश ले जाने वाली, संदेश वापस लाने वाली। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। आगे की ओर चलते हैं तो यहां पर देखिए जितनी भी सूचनाएं हैं वो सूचनाएं कहां पर जाएंगी? ब्रेन में। सारी सूचनाएं कहां जाएंगी? ब्रेन में जाएंगी, यानी कि मस्तिष्क में जाएंगी। तो सबसे पहले हमें यह तो पता होना चाहिए कि हमारा जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क के कौन कौन से भाग होते हैं। देखो ये सामान्य हमारा ब्रेन है। भाई देखो ये आदमी खड़ा है ऐसे, ठीक है, ये वाला भाग इसका ब्रेन है। इस ब्रेन का आंतरिक डायग्राम बनाते हैं तो आंतरिक डायग्राम कुछ इस तरह से ही तो बनेगा। एक खोपड़ा हो गया हमारा, ये गर्दन वाला भाग हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यही डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है, देखिएगा ये रहा। तीन भागों में हमारे मस्तिष्क को बांटा गया है। एक भाग तो है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क वाला जो भाग है वो है ये वाला भाग। ठीक है, देखो ये तो फेस है, ये पूरा भाग गर्दन से ऊपर का पूरा भाग खोपड़ी कहलाता है। खोपड़ी में क्या है? फेस है, ब्रेन है, ठीक है, और ईयर है। तीन चीजें खोपड़ी में, चेहरा, कान और ये अपना कपाल। क्या है? कपाल। अब हम कपाल के अंदर वाला जो भाग है जिस पर ये बाल उगे हुए ना, स्कैल्प जिसको बोलते हैं, इस कपाल के अंदर जो चीज है अखरोट के जैसी,
वो है हमारा मस्तिष्क। इसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी संरचना की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो अखरोट जैसा आपको दिख रहा है, ये एग्जैक्टली हमारा जो है वो कौन है, ब्रेन है साथियों। और कहते हैं अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो खाना चाहिए आप लोगों को। यस, तो यहां ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक भाग है अग्र मस्तिष्क। अग्र यानी आगे वाला, तो ये वाला भाग आगे वाला भाग हो गया। ये जो दिख रहा है जिसको फ्रंटल बोलेंगे अभी अपन, फ्रंट पे इसलिए फ्रंटल, ठीक है। तो ये अग्र मस्तिष्क। फिर जो बीच में भाग है वो क्या कहलाएगा, तो ये वाला भाग जो है, ये बीच वाला भाग है, ये बीच वाला पोर्शन है, जिसे हम कहेंगे मध्य मस्तिष्क। क्या कहेंगे, तो ये नंबर 2 हो जाता है हमारा मध्य मस्तिष्क। और जो सबसे पीछे की ओर यहां जो भाग होगा साथियों, वो कहलाएगा हमारा पश्चिम मस्तिष्क। क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पश्चिम मस्तिष्क। यानी कि पहली बात तो आपको केवल ये याद रखनी है कि ब्रेन को कितने भागों में बांटा गया है, तो ब्रेन के भाग हैं 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन सा, ठीक है, अंटीरियर, मिडाइवल और पोस्टीरियर, ठीक है। ये अग्र मस्तिष्क, एक हो जाएगा अपना मध्य मस्तिष्क, और मध्य के बाद हो जाएगा पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। तो 3 भागों में बांट दिया। ये 3 नाम आपको याद हो गए, अग्र मध्य पश्च। कौन से हो गए, अग्र मध्य और पश्च, ये 3 भाग हो गए, ठीक है। अब आ जाओ आगे चलते हैं। अब ये जो अग्र मस्तिष्क है, ये जो मध्य मस्तिष्क है, ये जो पश्चिम मस्तिष्क है, इनके अलावा हमारे शरीर में कुछ इस तरह से, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इस तरह की संरचनाएं होती है, जैसे पाइप जैसी संरचना होती है, जो इस तरह से यूं, ठीक है, यूं इस तरह से पाइप नुमा संरचनाएं होती हैं। तो ये हमारे मस्तिष्क के अंदर चारों ओर ये फैली होती हैं। ये वाला पोर्शन, कौन से वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, जिस पर मैं हाथ से बता दूं कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कहलाता है प्रमस्तिष्क। क्या कहलाता है, प्रमस्तिष्क। और ये प्रमस्तिष्क एग्जैक्टली किसका भाग है, ये अग्र मस्तिष्क का भाग है। किसका भाग है, ये अग्र मस्तिष्क का भाग है साथियों। तो ये मैं बोल रहा था जिसको फ्रंटल, इसे, ये वाला जो भाग है अपना, ये प्रमस्तिष्क कहलाता है। क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रमस्तिष्क। एग्जाम में हमें क्या पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा प्रमस्तिष्क के कार्य क्या है, मध्य मस्तिष्क के कार्य क्या है, पश्चिम मस्तिष्क के कार्य क्या है, ये सब पूछेगा। तो ये प्रमस्तिष्क वाला भाग कहलाता है, ठीक है। और इस हमारे इस मस्तिष्क के बाहर ये जो कठोर हड्डी जो है, ये जो कठोर हड्डी है, ये वाली जिस पर मैं मार रहा हूं, ये वाली जो कठोर हड्डी है, ये कहलाती है कपाल खोपड़ी। क्या कहलाती है, ये स्कैल्प कहलाती है, बोले तो खोपड़ी कहलाती है, ठीक है, ओके। अब आ जाइए मध्य मस्तिष्क की बात करते हैं। मध्य मस्तिष्क वाला जो भाग है, इस मध्य मस्तिष्क वाले भाग में आपको एक चीज दिखाई दे रही है, वो है हाइपोथैलेमस। कौन है, हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये हमारे शरीर में ताप नियंत्रण, क्या करता है, ताप नियंत्रण का कार्य करता है, ठीक है। क्या करता है, ताप नियंत्रण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं गोले में इसलिए कर रहा हूं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे शरीर में मस्तिष्क में ऐसा कौन सा भाग है जो टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है, शरीर के तापमान नियंत्रण का कार्य करता है, तो वो है हाइपोथैलेमस, जो कहां पाया जाता है, मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, ये पाया जाता है मध्य मस्तिष्क में। बात क्लियर है, ओके। अब बात करते हैं अपन पश्चिम मस्तिष्क की, तीसरा भाग। तो ये तीसरा भाग जो अपना पश्चिम मस्तिष्क है, इस पश्चिम मस्तिष्क के अंदर देखिए, ये एक तो आपका क्या हो गया, ये हो गया पोन्स। ये जो एक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको पोन्स कहते हैं। एक वाला जो भाग है, ये वाला, इसको अपन मेडुला कहते हैं, जिसको ये उभरा हुआ भाग, ये हमारे पीछे जो उभरा हुआ भाग है, ये मेडुला कहलाता है। और एक भाग और है यहाँ पर, इस तरह से ये जो संरचना आपको दिख रही है गोल वाली, ये अनुमस्तिष्क कहलाती है। क्या कहलाती है, अनुमस्तिष्क। और इसके बाद यहाँ से शुरू हो जाती है हमारी कौन, ये मेरुरज्जु शुरू हो जाती है, रीढ़ की हड्डी यहाँ पर शुरू हो जाती है, यानी कि अग्र मस्तिष्क। अब मैं आपको सीधा सिंपल तरीके से बता रहा हूं, कोई आपको ज्यादा डूबना नहीं है, सीधा सीधा एग्जाम में क्या पूछ सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपसे अग्र मस्तिष्क के बारे में पूछेगा, तो अग्र मस्तिष्क में कौन है, प्रमस्तिष्क वाला भाग है, ठीक है। बाहर का आवरण क्या है, तो वो मस्तिष्क का खोपड़ी है, कपाल है। मध्य मस्तिष्क वाला भाग, बीच वाला भाग, जिसके अंदर क्या है, हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, ताप नियंत्रण का कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है, ताप नियंत्रण का कार्य कर रहा है। इसके अलावा हमारा जो ये अग्र मस्तिष्क है, इस अग्र मस्तिष्क में देखो, ये वाला पोर्शन तो मध्य मस्तिष्क का हो गया, और ये वाला पोर्शन जो इतना था है, ये वाला पोर्शन किसका है, ये अग्र मस्तिष्क का है। इस अग्र मस्तिष्क में यहाँ पर, अग्र मस्तिष्क में यहाँ सी एक खांच होती है, उस खांच को, ये जो एक खांच बनी हुई है ऐसे, इस खांच को कहते हैं सेला टर्सी का। इस खांच को क्या कहते हैं, इसे सेला टर्सी का खांच कहते हैं। इस सेला टर्सी का खांच में मटर के दाने के समान एक ग्रंथि पाई जाती है। इस मटर के दाने के समान जो ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। क्या है, पीयूष ग्रंथि। हालांकि अभी अपन ग्रंथियों का इसी चैप्टर में आगे चर्चा करने वाले, ओके।
ठीक है, तो हमने कहा अग्र मस्तिष्क में क्या है, प्रमस्तिष्क वाला भाग है। ओके, मध्य मस्तिष्क में क्या है, तो मध्य मस्तिष्क में आपका हाइपोथैलेमस ताप नियंत्रण वाला भाग है। ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क में कौन कौन से भाग हैं, तो जो पश्चिम मस्तिष्क है इसमें ये ऊपर वाला भाग है, ये पोन्स। कई बार सीधा ही पूछता है कि पोन्स जो है वो मस्तिष्क के कौन से मस्तिष्क का भाग है, पोन्स मस्तिष्क का कौन से भाग का पार्ट है, कौन से भाग का पोर्शन है, तो हम कहेंगे पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। मेडुला, ये भी पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। ये जो मेडुला है, ये जो उभरा हुआ भाग जो है, ये मेडुला, इसे वही जो आप समझ रहे हैं मेडुला ओम्ब्लागेटा, बिल्कुल ये वही मेडुला ओम्ब्लागेटा है जो हमारे शरीर में होने वाली अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यानी कि ऐसी क्रियाएं, शरीर में होने वाली ऐसी क्रियाएं जिन पर हमारा नियंत्रण होता है, हमारा कंट्रोल होता है, वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं साथियों हमारी कैसी क्रियाएं, इच्छिक क्रियाएं। क्या कहलाती हैं, वो कहलाती है हमारी इच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, इच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। और ऐसी क्रियाएं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, ऐसी क्रियाएं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, वो क्या कहलाती हैं, तो वो कहलाती है अनैच्छिक क्रियाएं। ऐसी क्रियाएं जिन पर नियंत्रण, अब जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, जैसे हृदय का धड़कना, श्वसन, पलकों का झपकना, शरीर में पाचन होना, ये सारी क्रियाएं क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं। तो इन अनैच्छिक क्रियाओं पर फिर कौन नियंत्रण करता है, तो शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है हमारे पश्चिम मस्तिष्क में एक संरचना होती है जिसका नाम है मेडुला ओम्ब्लागेटा। ये क्या करता है, ये अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। तो मेडुला पर मैं यहां लिख देता हूं, कहां लिखूं भाई, यहां लिख देता हूं, ये मेडुला क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, अनैच्छिक क्रियाओं पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है, ओके। और पश्चिम मस्तिष्क में ये कौन सा भाग है, अनुमस्तिष्क वाला भाग है। ओके, चलिए आपको मोटे तौर पर यही बातें याद रखनी है। हाइपोथैलेमस के बारे में ध्यान रखना है, मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में ध्यान रखना है, पोन्स किसका भाग है तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे अगर मस्तिष्क के अंदर जो भाग है वो कहलाता है क्या, प्रमस्तिष्क। और हमारे मस्तिष्क के चारों ओर का आवरण क्या कहलाता है, तो ये आपकी कपाल या खोपड़ी कहलाता है। अब यहाँ पर अलग अलग जो अपने बोले तो अपने जो भाग है मस्तिष्क के, उनके क्या क्या कार्य हैं, इनके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन अगर बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है, वो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वही चीज मैंने लिस्टिंग किया है, वही चीज आपको मैं लिखा रहा हूं। तो यहां पर हम मस्तिष्क के कार्य देखें, फंक्शन ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क के मस्तिष्क के कार्य, तो मस्तिष्क के यदि हम कार्य देखें तो मस्तिष्क के कार्यों में देखो मैं आपको बता दूं, एक तो हम प्रमस्तिष्क की यहां पर बात करते हैं, किसकी, तो नंबर एक प्रमस्तिष्क। अगर मस्तिष्क में अभी अपन ने प्रमस्तिष्क पढ़ा, प्रमस्तिष्क की बात करें तो प्रमस्तिष्क में आपको केवल और केवल क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि इसके कार्य क्या है। बस मैं आपको सिर्फ कार्यों तक लेकर जाना चाह रहा हूं, बाकी चीजों में आपको इसमें घुसना नहीं है। तो कार्य के अंदर एक तो आप कह सकते हैं संवेदी जानकारी, जैसे स्पर्श, तापमान और दर्द का ज्ञान करवाना। इसके अलावा स्मृति सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, स्मृति, स्मृति के अलावा भाषा, ठीक है, और श्रवण यानी सुनना। ये तीनों इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है ये किसके द्वारा हो रहे हैं, तो ये हो रहे हैं भाई साहब प्रमस्तिष्क के द्वारा। और एक इसमें आपका दृष्टि यानी देखना। ठीक है, ये चार इंपॉर्टेंट लिखा है, ऐसे तो बहुत सारे हैं इसलिए मैंने लिस्टिंग किया हुआ है जो मेन मेन है, दो दो तीन तीन, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जनरल साइंस में वही चीज पूछता है, आपको सब्जेक्ट की चीजें नहीं पूछेगा। अब यहाँ सब्जेक्ट के लिए पढ़ रहे होते हैं जैसे लैब असिस्टेंट के लिए, तो मैं फिर अलग अलग सारी बातें बताता कि प्रमस्तिष्क के कितने लोब्स हैं ये सब। तो प्रमस्तिष्क जो है इसके कार्य क्या है, स्मृति के लिए, भाषा, श्रवण और दृष्टि। स्मृति याददाश्त, भाषा और सुनना और देखना, इनसे संबंधित कार्य कौन करता है, तो इनसे संबंधित कार्य हमारा कौन सा भाग करेगा भाई, ये करेगा हमारा प्रमस्तिष्क। कौन करेगा, प्रमस्तिष्क करेगा। एक अनुमस्तिष्क, अभी अपन ने डायग्राम में देखा था नीचे की ओर भाग था, इसका नाम था अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क की अगर हम बात करें, अनुमस्तिष्क की बात करें तो इसके कार्य आपको देखना है मुख्य रूप से गति, ठीक है, संतुलन, और इंपॉर्टेंट लिखा हूं आपको ब्रेन स्टेम में,
ठीक, वो अपना हो गया। तो अनुमस्तिष्क में आपको ध्यान रखना है गति संतुलन, ठीक है, गति व संतुलन, ये थोड़े इंपॉर्टेंट लिस्टिंग किए हुए, मैंने इनको अलग से लिख लिया था, ठीक है। ओके, तो प्रमस्तिष्क में स्मृति, भाषा, श्रवण, दृष्टि, जो अग्र मस्तिष्क का भाग है तो अग्र मस्तिष्क कह दो, प्रमस्तिष्क कह दो। इसके अंदर कौन कौन से कार्य होते हैं? स्मृति, भाषा, श्रवण और दृष्टि के काम होते हैं। फिर जो अनुमस्तिष्क की बात करें अपन, उसमें गति व संतुलन की बात कर लेंगे। और जो अपना पश्च मस्तिष्क था, उस पश्च मस्तिष्क में आप लोगों को पता है, मैंने लिखा दिया, अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण का कार्य वहां से होता है, ठीक है। ये लो, ये 4-5 पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, ये आपको केवल ध्यान रखने, मस्तिष्क से आने वाला क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसी के अंदर तंत्रिका जो है, इसी के अंदर पॉइंट में अपना लिखा हुआ है तंत्रिका और समन्वय। तो अब हम समन्वय की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? समन्वय, कोऑर्डिनेशन। समन्वय के अंदर आती हैं ग्रंथियां। कौन आती हैं? ध्यान रखना, ग्रंथ। अब सबसे पहली बात है कि भाई ग्रंथियों के बारे में पहले कुछ आप जान लो तो कोई मतलब है क्या मामला होगा। देखो, सबसे पहले हम ग्रंथि के बारे में जान लेते हैं हल्का सा, फिर इनके बारे में बात करेंगे। ग्रंथि की बात करें तो एग्जैक्टली ग्रंथि होती क्या है, ग्लैंड होती क्या है वास्तव में? तो ऐसी कोशिकाएं जो हार्मोन स्रावण करती हैं, ऐसी कोशिकाएं जो हार्मोन छोड़ती हैं। तो मैं लिख सकता हूं हार्मोन स्रावित करने वाली, हार्मोन स्रावित करने वाली, हार्मोन स्रावित करने वाली कोशिकाएं, कोशिकाएं या कोशिकाओं, हार्मोन स्रावित करने वाली कोशिकाओं का समूह है, ठीक है। हार्मोन स्रावित करने वाली कोशिकाओं का समूह है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है ग्रंथियां। तो ऐसी कोशिकाएं जो हार्मोन स्रावित करती हैं, उन कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ग्लैंड कहलाता है, ग्रंथि कहलाता है। तो आपसे सीधा कह दे कि ग्रंथि क्या है, तो विकल्प में आपको मिलेगा हार्मोन स्रावित करने वाली कोशिकाएं जो होती हैं, उनका समूह जो है वो ग्रंथि कहलाता है। ग्रंथियों के यदि हम प्रकार देखें तो ग्रंथियां होती हैं मुख्य रूप से तो 2 प्रकार की होती हैं, लेकिन हम एक तीसरा प्रकार और बना देंगे यहाँ। एक तो होती है अंतःस्रावी। क्या होती है? अंतःस्रावी। आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, सिंपल बातें, ठीक है, कि एग्जैक्टली होती कौन है। आपको सीधा परिभाषा में पूछ ले तो पता तो होना चाहिए। एक है बाह्य स्रावी या बहिस्रावी। कौन सी है? बहिस्रावी, बहिस्रावी, ठीक है। मुख्य रूप से तो 2 ही होती हैं, अंतःस्रावी और बहिस्रावी। तो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का काम करेंगे, वो मिश्रित, वो आगे अपन देखेंगे। मुख्य रूप से 2 होती हैं अंतःस्रावी। अब अंतःस्रावी कौन होंगी, बहिस्रावी कौन होंगी? दोनों ही क्या है? ग्रंथियां। ये भी ग्रंथि है, ये भी ग्रंथि है। इसका मतलब ये भी क्या छोड़ेगी? हार्मोन। क्या छोड़ेगी? हार्मोन। और ये अपने हार्मोन को कहां छोड़ेगी? सीधे ही उत्तकों में, सीधे ही उत्तकों में या रक्त में। तो ऐसी कोशिकाएं जो अपने हार्मोन को डायरेक्ट ही रिलीज कर देती हैं उत्तकों में, टिश्यू में या रक्त के अंदर, ठीक है, लसिका के अंदर। मतलब इनमें कोई नली नहीं होती है, ट्यूब नहीं होती है। बहिस्रावी ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो अपने हार्मोन को क्या करती हैं? स्रावित करती हैं नलिका में। किसमें? हार्मोन को नलिका में छोड़ती हैं, हार्मोन को नलिका में छोड़ती हैं। यानी कि देखो, ये हमारा जबड़ा है, जबड़े में यहां एक ग्रंथि है, ठीक है, ये पैरोटिड ग्लैंड से, क्या है? पैरोटिड, जहां से लार बनती है। तो ये लार जो है, यहां जो ग्रंथि है वो लार बनाएगी, तो यहां से एक ट्यूब आ रही है बहुत बारीक। देखो इसको ऐसे समझो, ये जो है वो पैरोटिड ग्लैंड है, यहाँ से एक बारीक ट्यूब आ रही है, बहुत बारीक ट्यूब आ रही है, और वो आ रही है हमारे जबड़े में। और हमारे जबड़े के अंदर ऊपर वाले जो इंसाइजर दांत हैं, इनके पीछे वो आकर ऐसे खुल रही है, यहाँ पर आकर खुल रही है। तो यहाँ हमारे मुंह के अंदर लार जो है वो इस ग्रंथि से आ रही है, लेकिन वो डायरेक्ट ही नहीं आ रही है, वो किसी ट्यूब के थ्रू आ रही है। ये ग्रंथि उस अपने स्राव को एक ट्यूब के अंदर छोड़ रही है, एक पाइप बनी हुई है, उस पाइप में छोड़ रही है, ट्यूब में छोड़ रही है, और उस ट्यूब के थ्रू जो है वो हार्मोन जो है वो हमारे टारगेट ऑर्गन तक पहुंच रहा है। तो अगर कोई ग्रंथि ऐसी है जो अपने स्राव को, अपने हार्मोन को किसी ट्यूब के अंदर छोड़ती है, नलिका में छोड़ती है, तो उसे हम बहिस्रावी, उल्टा याद रखना, ये मत कहते ना कि नलिका के अंदर छोड़ है तो अंतःस्रावी बोले, नहीं। इसको ऐसे याद रखना कि घर में किचन अंदर बना हुआ है और किचन का पानी बाहर भेजना है, हमें किचन का पानी घर से बाहर भेजना है, तो क्या करेंगे? पाइप लगा देंगे। क्या करेंगे? पाइप लगा देंगे। तो जो
जिस पाइप में गिरेगी वो सीधे बाहर जाएगी, तो बाहर वाले में पाइप आएगा, यानी बहिस्रावी में कौन आएगी, नलिका आएगी, ठीक है, ट्यूब आएगी, ध्यान रखना। तो ऐसी कोशिकाएं जो अपने हार्मोन, ग्रंथियां जो अपने हार्मोन को नलिका में छोड़ती हैं, बहिस्रावी कहलाती हैं। और ऐसी ग्रंथियां जो अपने हार्मोन को डायरेक्ट ही ब्लड के अंदर छोड़ देती हैं बिना किसी नलिका के, वो अंतःस्रावी कहलाती हैं। अब इन दोनों का जो कार्य करती हैं, जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है, वो मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। क्या कहलाती है, मिश्रित ग्रंथि कहलाती है, मिक्स ग्लैंड कहलाती है। क्या मतलब समझ में आया, कि मिक्स ग्लैंड ये होती हैं जो अपने हार्मोन को कभी कभी सीधे ब्लड के अंदर भी छोड़ देती हैं, और जो अपने हार्मोन को कभी कभी किस में छोड़ती हैं, ट्यूब के अंदर छोड़ती हैं, यानी कि किसी नलिका के अंदर छोड़ती हैं। और इसका एक उदाहरण देखें तो इसका एग्जाम्पल है अग्नाशय ग्रंथि। कौन है, पेंक्रियाज। अग्नाशय ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि। साथियों ये जो अग्नाशय ग्रंथि है, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। आप कहेंगे साहब ये अग्नाशय ग्रंथि है कहाँ, तो देखो ये हमारा जो है वो क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आहार नाल वाला भाग है। क्या है, आहार नाल वाला भाग, ठीक है। इस तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी कि हमारा आहार नाल वाला भाग यूं, ये एलिमेंट्री कैनाल अपनी आहार नाल है। इस आहार नाल में क्या होता है, ये वाला जो भाग है, ये मुख वाला भाग है, माउथ, ये ओइसोफेगस है, यहाँ से यहाँ तक जिसे ग्रास नाल कहेंगे। ये फूला हुआ भाग स्टमक है। स्टमक से आगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो ट्यूब आपको दिख रही है, ये जो संरचना दिख रही है, ये कहलाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत्र। क्या कहलाती है, छोटी आंत्र। इस छोटी आंत्र में 3 भाग होते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग जो इस तरह से यू के जैसा मुड़ा हुआ है, सी के जैसा मुड़ा हुआ है, सी कह दो या यू कह दो, ऐसे मुड़ा हुआ है, तो ये जो भाग है ये कहलाता है ड्यूडिनम। क्या कहलाता है, ड्यूडिनम वाला भाग कहलाता है। और इस ड्यूडिनम से आगे यहां से लेके यहां तक का भाग देखो आपको ऐसे सर्पिलाकार नजर आ रहा होगा, यहां से यहां तक का, ये कहलाता है जेजूनम। क्या कहलाता है, जेजूनम वाला भाग कहलाता है। और इससे आगे यहां से लेकर यहां तक का भाग देखो आपको बिल्कुल कैसा दिख रहा है, एकदम सीधा भाग दिख रहा है, ये सीधा भाग कहलाता है इलियम। क्या कहलाता है, इलियम कहलाता है। इलियम सबसे बड़ा भाग होता है, डायग्राम में सबसे छोटा दिख रहा है लेकिन सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो हमारी आरनाल के अंदर छोटी आंत के 3 भाग है, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम। ये जो ड्यूडिनम वाला भाग है यहां से यहां तक का, इस भाग का डायग्राम मैं यहां बना रहा हूं अलग से, ये बना दिया। ये जो हमारे आहार नाल के अंदर जो छोटी आंत्र है, इस छोटी आंत्र के कौन सा भाग है, ये वाला जो पोर्शन है इतना सा, इस पोर्शन को मैंने काट करके और यहां ले आया हूं समझाने के लिए। इसी ड्यूडिनम वाले भाग में कुछ इस तरह से हमारे शरीर में संरचनाएं होती हैं, देखिएगा। ठीक है, ये नलिका है, एक नलिका जा रही है, इधर जा रही है यूं। तो यहां पर देखिए, ये जो बीच वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये वाला भाग, केवल ये वाला भाग जो पौधे के जैसा दिखाई दे रहा है, मतलब इसको सीधा खड़ा कर देंगे यूं, तो ये जम्मू कश्मीर में जो पौधे होते हैं उनके जैसा दिखेगा, इसलिए इसको ह्यूमन बॉडी का ट्री भी कहते हैं। ये वाली जो संरचना है ड्यूडिनम में, ये संरचना कहलाती है भाई साहब अग्नाशय। क्या कहलाती है, अग्नाशय ग्रंथि। ये संरचना क्या कहलाती है, ये संरचना अग्नाशय ग्रंथि कहलाती है। क्या कहलाती है, ये संरचना आपकी कहलाती है अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। ये अग्नाशय ग्रंथि है। ये जो अग्नाशय ग्रंथि है ना, इस अग्नाशय ग्रंथि में अगर हम कोशिकाएं देखें, तो इसका अगर डायग्राम देखें, इसका छोटा सा टुकड़ा अगर हम काट लें, तो इस तरह से इसका टुकड़ा काटने पर हमें संरचना मिलती है। और इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं इसमें, इस अग्नाशय के अंदर। इसमें एक कोशिका का नाम है एल्फा सेल, एल्फा सेल। एक कोशिका का नाम है बीटा सेल। क्या नाम है, बीटा सेल, बीटा कोशिका, बीटा सेल। और एक कोशिका का नाम है गामा या डेल्टा, डेल्टा या गामा। ये तो चिन्ह है डेल्टा का, गामा का, ठीक है। तो डेल्टा या गामा सेल, 3 प्रकार की सेल होती है। तो इसमें जो बीटा सेल होती है ना, ये बीटा सेल एक हार्मोन छोड़ती है। क्या छोड़ती है, बीटा सेल हार्मोन छोड़ती है। और इस हार्मोन का नाम है क्या नाम है, हार्मोन। और ये हार्मोन किसके लिए, ये हार्मोन मधुमेह के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए, मधु मधुमेह के लिए। तो डायबिटीज रोग है,
के लिए जिम्मेदार है। और डायबिटीज कब होता है? जब इस हार्मोन की कमी हो जाती है। ये ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिकाएं जब इंसुलिन हार्मोन कम स्रावित करती हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे ब्लड के अंदर जो है वो क्या बढ़ जाती है? शुगर का लेवल बढ़ जाता है, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमारे यूरिन के साथ भी जो है वो शर्करा बाहर निकलती है, जिसे मधुमेह रोग कहेंगे, मीठा रोग कहेंगे। ठीक है, ओके। तो ये कई बार पूछ लेता है कि इंसुलिन हार्मोन किन के द्वारा स्रावित की जाती है? तो किन सेल के द्वारा? तो बीटा सेल के द्वारा। किस ग्रंथि के द्वारा? तो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। ध्यान रखना, अगर वो कहे कि इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, तो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। वो कहे किस कोशिका के द्वारा, स्पेसिफिक कोशिका का नाम पूछे तो बीटा सेल के द्वारा। तो ये अग्नाशय ग्रंथि जो है वो कभी कभी सीधे भी अपने हार्मोन्स को जो है वो किस में छोड़ती है? रक्त में, और कभी कभी नलिका में भी छोड़ती है। दोनों की तरह कार्य करती है, यानी कि बहिस्रावी का कार्य भी करती है, अंतःस्रावी की तरह कार्य करती है, इसलिए मिश्रित ग्रंथि होती है हमारे शरीर की। और अगर सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे हमारे शरीर की, तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि अगर हमारे शरीर की जाए तो वो है यकृत। कौन है? लीवर है साथियों, जिसका वजन लगभग 1500 ग्राम यानी कि 1.5 kg के आसपास होता है। ठीक है, ओके। चलिए, और मिश्रित ग्रंथि कौन है? अग्नाशय। कहाँ होती है? बता दिया मैंने, छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग में स्थित होती है। 3 प्रकार की सेल है। ये अल्फा सेल जो होती है, इसमें ये ग्लूकागोन नामक हार्मोन, ग्लूकागोन नामक हार्मोन छोड़ती है। जो बीटा सेल है वो इंसुलिन, और जो डेल्टा या गामा सेल है वो क्या करती हैं? सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन, स्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन छोड़ती हैं। ये ग्लूकागोन रक्त में शर्करा को लेवल को बढ़ाता है। ये इंसुलिन रक्त में शर्करा लेवल को नियंत्रण करता है। ये सोमेटोस्टेटिन इस ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों पर नियंत्रण रखता है कि कोई सा कम ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, चलिए, तो अब हम यहाँ पर आते हैं हमारी ग्रंथियों में। तो ग्रंथियां या तो पुरुष में होंगी या किस में हो सकती हैं? महिला में हो सकती हैं, यही तो होगा। तो यहाँ पर अगर हम चर्चा करें तो इधर जो बॉडी बनी है ये मेल की है, नंबर ए जो है ये मेल का डायग्राम है। ठीक है, और दिस वन इज फीमेल डायग्राम। ठीक है, और ये किसका हो गया? फीमेल का डायग्राम हो गया। ओके, ए मेल है, बी फीमेल है। देखो कौन कौन सी ग्रंथि है। तो ये वाला भाग हो गया मस्तिष्क वाला भाग। मस्तिष्क वाले भाग में अभी मैंने कहा था हाइपोथैलेमस। ठीक है, एक पीनियल ग्रंथि होती है जिसे हम क्या कहते हैं? तीसरी आंख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तीसरी आंख। क्या है? तीसरी आंख भी कहते हैं। एक पीयूष ग्रंथि होती है। तो ये तो होती है ब्रेन में, मस्तिष्क के अंदर होती है। किन किन ग्रंथियों के द्वारा कौन कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये चीज पूछ सकता है। पहले ये ध्यान दे लो कि कौन सी ग्रंथि की स्थिति क्या है। तो हम अगर मस्तिष्क वाले भाग में बात करते हैं, सिर वाले भाग में बात करते हैं, तो इससे ऊपर ऊपर हमारे खोपड़ी वाले भाग में एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, पीनियल ग्रंथि है और पीयूष ग्रंथि। 3 ग्रंथियां हो गई, पीयूष, पीनियल, हाइपोथैलेमस। पीयूष, पीनियल और हाइपोथैलेमस। ठीक है, पीपीएच, पीयूष, पीनियल और हाइपोथैलेमस। फिर गले वाला भाग है। गले वाले भाग में जो है वो एक होती है अवट्टू ग्रंथि। इस अवट्टू ग्रंथि को हम बोलते हैं थायराइड। क्या है ये? थायरॉइड ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? थायरॉइड ग्रंथ। और इसी थायरॉइड ग्रंथि के ऊपर छोटी छोटी 4 ग्रंथियां होती हैं जिन्हें कहते हैं पराअवट्टू। पराअवट्टू को कहेंगे पैराथायराइड। क्या कहेंगे? पैराथायरॉइड। यानी थायरॉइड के ऊपर जो है वो कौन है? वो है पैराथायरॉइड। थायरॉइड के ऊपर जो है वो कौन है साथियों? तो थायरॉइड के ऊपर जो है वो पैराथायरॉइड है। कौन सी है? पैराथायरॉइड है। बात क्लियर है? ओके। तो गर्दन वाले भाग में कौन सी ग्रंथि होगी? थायराइड। थायराइड के ऊपर देखो ये श्वासनाल है, श्वासनाल पर इस तरह से ये ग्रंथि होती है, ये थायराइड, और इसके ऊपर छोटी छोटी 2 इधर 2 इधर, ये होती है पैराथायरॉइड। ठीक है, जिन्हें हिंदी में पराउट्टू कहते हैं। फिर इसके बाद में छाती वाला जो भाग आ जाएगा अपना, यहाँ पर एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? थाइमस ग्रंथि होती है। ये थाइमस ग्रंथि जो है साथियों, ये बचपन के अंदर होती है, लेकिन जैसे जैसे हम वयस्क होते जाते हैं 15-16 वर्ष के बाद में ये थायराइड ग्रंथि क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। आपसे पूछ ले कि कौन सी ग्रंथि वयस्क अवस्था में जाकर विलुप्त हो जाती है, तो थाइमस ग्रंथि जो है वो विलुप्त हो जाती है। ये थाइमस ग्रंथि बाल्यकाल तक ही रहती है। जो काम करती है कब? जब हम कोई टीके वगैरह लगाते हैं तो उन टीकों से हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा बनानी होती है, WBC को ट्रेनिंग देकर उनको सैनिक बनाना होता है, वो काम इस थाइमस ग्रंथि का होता है। ठीक है, इसके बाद पेट में, पेट वाले भाग में कोई ग्रंथि नहीं है। फिर इससे नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अग्नाशय, ये आ गई कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि। ये जो दिख रही है ना इस तरह से,
ठीक है, ये वाली हो गई अग्नाशय ग्रंथि, जो भी मैं आपको बता चुका। इसके बाद दोनों तरफ हमारी क्या है, किडनियां हैं भाई, पोस्टीरियर है इसे पीछे की ओर, तो यहाँ पर पीछे की ओर जो है वो किडनियां हैं। तो किडनी जो है उसे हम कहेंगे, किडनी पर जो ग्रंथि होती है, ये किडनी के ऊपर, ये हमारी किडनी है, किडनी के ऊपर ये जो इस तरह से टोपीनुमा संरचना आपको दिख रही है, ये अधिवृक्क ग्रंथि है, मतलब एड्रीनल ग्लैंड, कहेंगे एड्रीनल ग्रंथि। ठीक है, अधिवृक्क कह दो या एड्रिनल ग्रंथि कह दो, ये वही ग्रंथि है जो क्या छोड़ती है, डू एंड डाई हार्मोन, डू एंड डाई हार्मोन छोड़ती है, यानी करो या मरो ग्रंथि इसको कहते हैं, क्योंकि संकटकालीन ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि संकट काल में ये ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित करती है, जो हमें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करती है, इसलिए इसको संकटकालीन, संकट मोचन, डू एंड डाई, लड़ो व उडो आदि नाम से भी इस ग्रंथि को जाना जाता है। कौन कौन से, संकटकालीन, ठीक है, संकटकालीन, और आपकी इमरजेंसी ग्लैंड हो गई, करो या मरो, ठीक है, और डू एंड डाई, लड़ो व उडो, फाइट एंड फ्लाई। ओके, ये सारे इसी के नाम है आपातकाल वाले। इसके नीचे की ओर है टेस्टिस, ये वाला जो भाग है ये है वृषण, क्या होते हैं, वृषण, ठीक है। और ये हमारे जो टेस्टिस होते हैं, वृषण होते हैं, ये हमारे एब्डोमेन के नीचे, पेट के नीचे वाले भाग में एक आवरण में लटके होते हैं साथियों, और ये चूंकि शरीर से बाहर होते हैं इसलिए इनका टेम्परेचर शरीर से काफी ज्यादा होता है, ध्यान रखना। ओके, तो ये वृषण ग्रंथि होती है, जिनको टेस्टिस कहेंगे इंग्लिश में। इनके द्वारा जो हार स्रावित किए जाते हैं, जैसे तो स्पर्म वगैरह बनते हैं वो यहीं पर बनेंगे, है ना, शुक्राणु वगैरह। ये ग्रंथियां हो गई, तो कौन कौन सी ग्रंथियां हो गई, नाम आपको याद हो गए, कहाँ कहाँ पर है। ब्रेन वाले भाग में बात करें, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। गर्दन वाले भाग में थायराइड, पैराथायराइड। फिर इससे नीचे छाती वाले भाग में थाइमस। फिर पेट के नीचे वाले भाग में एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है, और एक अग्नाशय ग्रंथि, और नीचे वाले भाग में जो है वो टेस्टिस ग्लैंड होती है, वृषण। फीमेल के अंदर क्या है, वो कि वो हाइपोथैलेमस है, वो कि वो पीनियल है, वो कि वो पीयूष ग्रंथि है, किस में, खोपड़ी वाले भाग में। गर्दन वाले भाग में वो कि वो अवट्टू यानी थायराइड है, परावट्टू यानी पैराथायराइड है, वो कि वो है गर्दन के अंदर। ये थोरेक्स वाले भाग में, छाती वाले भाग में वो कि वो थाइमस ग्लैंड है, ठीक है। इसके बाद इससे नीचे बात करें तो वही अग्नाशय ग्रंथि है और अधिवृक्क ग्रंथि है, किडनी के ऊपर यानी एड्रिनल है, यानी यहां तक का मामला सारा का सारा सेम, ठीक है, यहां तक का मामला क्या है, सारा का सारा सेम है। ओके, लेकिन नीचे जहां वर्षण है, इन वर्षण की तुलना में फीमेल में कौन होगा, गर्भाशय है, और उसके अंदर अंडाशय, ओवरी ग्लैंड है। ओवरी भी क्या है, ग्रंथि है, ध्यान रखना, ये क्या हो जाती है, इसमें डिफरेंट हो जाती है। अब हमें केवल और केवल ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट, कि कौन सी ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है, ये आपको 7 चीजें याद रखनी है। देखो, एक हार्मोन होता है जो कहलाता है वृद्धि हार्मोन, क्या कहलाता है, वृद्धि हार्मोन, यानी जीएच, ग्रोथ हार्मोन, जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। अगर ये हार्मोन ज्यादा स्रावित होता है तो हमारी लंबाई होगी, कम स्रावित होता है तो व्यक्ति बौना रह जाएगा, उसे वृद्धि हार्मोन कहेंगे। ये वृद्धि हार्मोन कौन छोड़ेगा, तो ये वृद्धि हार्मोन छोड़ता है भाई साहब पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि छोड़ती है, पीयूष ग्रंथि छोड़ती है, जिसे इंग्लिश में प्यूटिटरी ग्लैंड कहते हैं, जो मटर के दाने के समान होती, ठीक है। ये अपने स्राव को सीधे रक्त में छोड़ती है, इसलिए इसका नाम अंतःस्रावी ग्रंथि हो गया। अगर नलिका में छोड़ती तो हम इसे बहिस्रावी कहते हैं, ठीक है। ओके, तो वृद्धि हार्मोन कौन छोड़ेगा, पीयूष ग्रंथि के द्वारा जीएच छोड़ा जाता है, यानी ग्रोथ हार्मोन छोड़ा जाता है। अगर ये हार्मोन कम होगा तो शरीर के अंगों की वृद्धि कम हो जाएगी, और ये हार्मोन ज्यादा होगा तो शरीर के अंगों की वृद्धि ज्यादा हो जाएगी, यानी पूरे शरीर की। तो सभी अंगों में वृद्धि को प्रेरित करने वाला हार्मोन याद कैसे रखना है, कि सबसे पहले वृद्धि हार्मोन, वृद्धि का मतलब हमारे शरीर के सभी अंगों के अंदर जो है वो वृद्धि को प्रेरित करने वाला हार्मोन वृद्धि हार्मोन कहलाता है। और ये वृद्धि हार्मोन, जिसे इंग्लिश में ग्रोथ हार्मोन कहेंगे, ये किसके द्वारा छोड़ा जाता है, तो ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा छोड़ा जाता है, जो कि अग्र मस्तिष्क के अंदर जो है वो सेला टर्सिका नामक खांच में मटर के दाने के समान होती है। इसे क्या कहते हैं, इसे इसे क्या कहते हैं, इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, तो ध्यान रखना, पीयूष ग्रंथि जो है इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है, सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। लेकिन एक ग्रंथि ऐसी है जो इस पीयूष ग्रंथि के ऊपर भी नियंत्रण करती है, वो है कौन, हाइपोथैलेमस। कौन है, वो है हाइपोथैलेमस। कौन सी ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस,
मस ग्रंथि है, ठीक है, ग्रंथि है तो वो है हाइपोथैलेमस। और इस हाइपोथैलेमस जो सब ग्रंथियों पर नियंत्रण करने वाली मास्टर ग्रंथि पर भी नियंत्रण कर रही है, तो वो मास्टर की भी मास्टर हो गई, यानी हेडमास्टर हो गई। कौन हो गई? हेडमास्टर। तो इसे हम कहेंगे हेडमास्टर ग्रंथि। क्या कहेंगे? तो रहे ना, इसे हम कहेंगे हेडमास्टर, मास्टर ग्रंथि। केवल मास्टर ग्रंथि पूछे तो हम कहेंगे पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है। क्यों? क्योंकि सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है। क्योंकि पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है, लेकिन इसके ऊपर भी कोई नियंत्रण करता है, उसका नाम क्या है? हाइपोथैलेमस। इसलिए हाइपोथैलेमस को क्या कहेंगे? हेडमास्टर ग्रंथि बोलेंगे। दो प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि और हेडमास्टर ग्रंथि कौन हो जाएगी? हाइपोथैलेमस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस मास्टर ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि पर भी नियंत्रण करती है, इसलिए इसको हेडमास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो जो ग्रोथ हार्मोन है, वृद्धि वाले हार्मोन है, शरीर को वृद्धि करनी है या बोना रहना है, ये हार्मोन जो छोड़े जाते हैं वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा छोड़े जाते हैं, जो मस्तिष्क में स्थित होती है। ठीक है, आगे चलें। तो एक अपनी थायराइड ग्रंथि है, और थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन जो है वो थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन है? थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन है? थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है थायराइड ग्रंथि के द्वारा, जो कहाँ होती है? हमारे गले वाले भाग में होती है। और इसका काम है शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करना। यानी कि जैसे जैसे शरीर की वृद्धि होती है तो हमारे शरीर में होने वाली जो उपापचय क्रियाएं, मेटाबॉलिक क्रियाएं, सीधा सा याद रखो, शरीर में होने वाली पाचन, वाचन, श्वसन वगैरह, इन सबकी जो क्रियाएं हैं, इनको मिलाकर उपापचय क्रियाएं कहते हैं। उन उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? वो थायरोक्सिन हार्मोन करता है। ये थायरोक्सिन हार्मोन गले में पाई जाने वाली थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। तीसरी प्रकार की ग्रंथि हार्मोन है इंसुलिन। और ये इंसुलिन हार्मोन छोड़ा जाता है किसके द्वारा? बीटा सेल। अगर सेल पूछे तो बीटा सेल, और ग्रंथि पूछे तो अग्नाशय ग्रंथि पूछे तो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। दोनों बातें याद रखना, सेल पूछे तो बीटा सेल, लेकिन अगर ग्रंथि पूछ ले तो अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि कैसी है? तो ये मिश्रित है, ये बात मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, क्या करेगी ये इंसुलिन हार्मोन? ये रक्त में शर्करा के स्तर का नियमन करता है। अभी मैंने बताया कि हमारे शरीर में, हमारे रक्त के अंदर 120 जो है वो लेवल रहता है सामान्य शुगर का, उसको मेंटेन करके रखने का काम इंसुलिन का है। ऐसा नहीं कि वो 140, 150, 160 पहुंच जाए शुगर लेवल। तो इसका मतलब हो रहा है कि अगर 120 से ऊपर शुगर लेवल जा रहा है तो हमारे शरीर में अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं के द्वारा छोड़ा जाने वाला इंसुलिन हार्मोन क्या हो रहा है? कम स्रावित हो रहा है, ये मतलब होता है। तो इंसुलिन हार्मोन के बारे में पूछेगा, मधुमेह से संबंधित है, इसकी कमी से डायबिटीज रोग हो जाएगा, मधुमेह रोग हो जाएगा। स्रावित करने वाली ग्रंथि अग्नाशय, स्रावित करने वाली कोशिका बीटा सेल। काम क्या है इसका? तो रक्त में शर्करा के लेवल का नियंत्रण करना, शर्करा के लेवल का, शुगर के लेवल को रेगुलेट करना, नियमन करना, इसका काम है इंसुलिन हार्मोन का। चौथा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो वर्षण के द्वारा, यानी टेस्टिस के द्वारा, टेस्टिस वर्षण को कहेंगे इंग्लिश में टेस्टिस, तो टेस्टिस के द्वारा जो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं वो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। ये जनन हार्मोन है। कौन से हार्मोन है? ये जनन हार्मोनों में शामिल है, जनन की क्रिया के दौरान काम आते हैं। ठीक है, अंडाशय, अंडाशय के द्वारा जो है वो जो हार्मोन छोड़े जाएंगे, उन हार्मोनों के अंदर देखो क्या होगा, वो मादा के लैंगिक अंगों का विकास व मासिक चक्र का नियमन करते हैं। तो सीधा आपको पूछे कि मादा के शरीर में लैंगिक अंग जो है, सेक्सुअल ऑर्गन है, उनके विकास और जो मासिक चक्र आता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, उन सब का नियमन कौन करता है? तो वो कौन सी ग्रंथि? अंडाशय ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो जनन हार्मोन होते हैं ना, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, वो यहाँ पर काम में आते हैं। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाने वाला हार्मोन एड्रिनलिन हार्मोन कहलाता है। एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है हमारे वृक्क के, किडनी के ऊपर, और इसे क्या कहते हैं? संकटकालीन हार्मोन। संकटकालीन हार्मोन या आपातकालीन, आपातकालीन हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन इनको कहते हैं। संकटकालीन हार्मोन कह दो, आपातकालीन हार्मोन कह दो, तो ये संकट मोचक कह दो, एक ही बात है। डू एंड डाई, करो या मरो, लड़ो व उड़ो, ये सारे के सारे एड्रिनल के हैं। ठीक है, और एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा छोड़ा गया हार्मोन एड्रिनलिन कहलाता है। मोचक हार्मोन का मतलब होता है रिलीजिंग हार्मोन। कौन से होते हैं? रिलीजिंग हार्मोन होते हैं। रिलीजिंग मतलब कुछ स्रावित होना, जैसे प्यूटिटी यानी पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्रावन को प्रेरित करता है। पीयूष ग्रंथि के ऊपर भी किसी का नियंत्रण है, वो है हाइपोथैलेमस का। तो पीयूष ग्रंथि किसी हार्मोन को छोड़े
या नहीं छोड़े, इस बात का नियंत्रण करने वाला हार्मोन मोचक हार्मोन है। और ये मोचक हार्मोन किसके द्वारा छोड़ा जाएगा? जो पीयूष ग्रंथि पर अपना नियंत्रण करेगा, यानी हाइपोथैलेमस के द्वारा। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा, थैलेमस। तो हाइपोथैलेमस नामक ग्रंथि के द्वारा मोचक हार्मोन, जिनको इंग्लिश में कहेंगे रिलीजिंग हार्मोन, RH जिनको कहेंगे, तो ये रिलीजिंग हार्मोन छोड़े जाते हैं। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा छोड़े जाते हैं साथियों, रिलीजिंग हार्मोन। ये रिलीजिंग हार्मोन क्या करेंगे? पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करेंगे। किस बात का? कि पीयूष ग्रंथि को हार्मोन छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, इस बात के लिए प्रेरित करने वाले हार्मोन मोचक हार्मोन कहलाते हैं। बात क्लियर है? यस। देखिए, तो यहां पर एक बार आप और देख लीजिए आराम से। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि छोड़ेगी, सभी अंगों की वृद्धि को प्रेरित करेगी। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि छोड़ेगी, जो उपापचय क्रिया का नियंत्रण करेगी। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि छोड़ेगी, जो शरीर में रक्त में शर्करा के लेवल का नियंत्रण करेगी। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टेस्टिस छोड़ेंगे, वर्षण छोड़ेंगे, जो जनन हार्मोन है। ठीक है। और अंडाशय ग्रंथि के द्वारा जो है वो लैंगिक अंगों का विकास और मासिक चक्र का नियमन करने वाले हार्मोन छोड़े जाएंगे। ठीक है। और एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा एड्रिनलिन हार्मोन छोड़ा जाएगा, जो संकटकालीन आपातकालीन हार्मोन कहलाता है। मोचक हार्मोन हाइपोथैलेमस के द्वारा छोड़े जाएंगे, जो कि पीयूष ग्रंथि पर ये नियंत्रण करते हैं कि उसको कब हार्मोन रिलीज करने हैं या नहीं करने हैं। क्लियर? तो ये आपका हो जाता है तंत्रिका समन्वय, तंत्रिका तंत्र एवं समन्वय कोऑर्डिनेशन। तो यहां से आपके एग्जाम में जो है वो आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। उम्मीद और आशा करता हूं कि आपको बढ़िया तरीके से ये पोर्शन क्लियर हो गया होगा। एक बार आप और इसको दोबारा से थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के भी रेगुलर दोबारा से देख लेंगे एक बार, तो आपको और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये था अपना आज का पोर्शन। मिलते हैं अगले पोर्शन में, तब तक के लिए साथियों को नमस्कार, धन्यवाद। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और प्ले स्टोर पर जाकर एग्जाम क्रांति 4.0 के नाम से आपका अपना ऐप है, उसे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ में आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, एग्जाम क्रांति 4.0 के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, धन्यवाद।